Hello friends, my name is Arpita Majumdar and I am back only for you with a very new chapter, Structured Query Language from class 12th. So let's start with the introduction of SQL. SQL एक तरह का लैंग्वेज होता है जो कि हम डेटाबेसेस में यूज़ करते हैं, डेटाबेसेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को मॉडिफाई करने में, टेबल्स क्रिएट करने में, टेबल को एडिट करने में, कोई पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करने के लिए, ये सारे ऑपरेशंस के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में। सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ क्रिएट टेबल। सबसे पहले तो डेटाबेस में हमें कुछ सीखने के लिए टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन विच वी लर्न इज क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल हमारा फैसिलिटेट करता है हमें ताकि हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट कर सके ताकि उसमें डेटा हम स्टोर कर सकें। सो क्रिएट टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा। क्रिएट टेबल, हियर टेबल नेम, फिर क्या है, यहाँ पे कॉलम्स देते हैं हम, कॉलम्स दिया, कॉलम्स के जस्ट बाद में हम क्या देते हैं, डेटा टाइप, डेटा टाइप दे दिया। अब यहाँ आगे कंस्ट्रेंट्स। इस तरह से हमारा एक कॉलम क्रिएट हुआ। इसी तरह से हम आगे भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। द कॉलम्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे हमारा कंप्लीट हो जाए यहाँ पे इसको क्लोज करके सेमीकोलन लगा देते हैं। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। एक टेबल हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि ये क्रिएट टेबल कमांड काम कैसे करता है। लेट्स सपोज क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमने स्टूडेंट रखा। फिर कॉलम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, कॉलम्स हमने लिखा पहला आईडी, इसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा, इंट। देन कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पर डाल दिया प्राइमरी की, दैट इज दिस पर्टिकुलर कॉलम विल बी ट्रीटेड एज द प्राइमरी की ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने लिया नेम, इसको हमने varchar दिया। varchar हमने कितने लेंथ का लिया, सपोज 20 लेंथ का लिया हमने, और इसमें हमने कंस्ट्रेंट डाला नॉट नल। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कॉलम है ये कोई भी नल ना छोड़े, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू इसमें रहे। आईडी हो गई, नेम हो गया, सपोज एक फ़ीस ले लिया, फ़ीस का हमने डाल दिया नंबर, सपोज 10 2 डाल दिया, और कंस्ट्रेंट हमने कुछ भी नहीं डाला। हमने लास्ट कॉलम ले लिया क्लास का, क्लास में हमने varchar डाल दिया 10 का। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है ये एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, कुछ इस तरह का एक टेबल जिसमें कि आईडी हो पहला कॉलम, सेकेंड कॉलम would be name, third column would be fees, fourth column would be class. इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें मिला टेबल का। आईडी क्या है हमारी, प्राइमरी की, एंड नेम इज नॉट नल। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस पर्टिकुलर टेबल का नाम स्टूडेंट है।
सो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की है हमारा जो आईडी है, ये हमने प्राइमरी की इसको डिफाइन किया है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की जो होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी टेबल के सारे रोज़ को डिस्टिंग्विशली फेच करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो प्राइमरी की किसी भी अगर कॉलम को हम डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल हो जाता है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टेबल में दो ऐसे कॉलम्स हैं जो जिनमें की नल वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती है, पहला है आईडी, दूसरा नेम। सो अब टेबल बन गई, चलिए इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट कमांड इज इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू कमांड का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हमें रिकॉर्ड अगर डालना है, फिल करना है, तो हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम जिस टेबल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे कॉलम्स नेम आ जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, वैल्यूज़, या फिर कहें तो इस वैल्यू को कैपिटल लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम जो कीवर्ड्स हैं एसक्यूएल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कैपिटल में लिख सकें, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सा कीवर्ड है एसक्यूएल का और कौन सा कीवर्ड नहीं है। सो वैल्यूज़ एंड देन यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन दिस। अब यहाँ पे ये समझेगा कैसे कि कौन सी वैल्यू कहाँ जानी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पेक्टिवली सारे अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले कॉलम में ये वैल्यू 1 को उठा के डालेगा, दूसरे कॉलम में जो दूसरी वैल्यू मिलेगी उसको वो उठा के डालेगा। सो अगर कहीं ऐसा होता है कि आपने कॉलम नेम कम दे दिया है, वैल्यूज़ ज़्यादा दे दिए हैं, या वैल्यूज़ का ज़्यादा दे दी मतलब कम दे दिए हैं और कॉलम नेम ज़्यादा है, तो यहाँ पे मिसमैच की एरर आती है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने कॉलम नेम्स आप दें उतने ही वैल्यूज़ भी डालें, ताकि ये एरर अराइज ना हो। इसे अवॉइड करने का एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि सारे जो कॉलम्स हैं उनको फिल करना है एक बार में, तो यहाँ पे कॉलम का क्लॉज आप हटा सकते हैं कुछ इस तरह से, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम का क्लॉज हटा दीजिए, वैल्यूज़, सो यहाँ पे क्या करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेगा कि आप सारे कॉलम्स में फिल करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो उतने ही वैल्यूज़ यहाँ ढूंढेगा। अगर उतने वैल्यूज़ उसको यहाँ मिल गए तो वो फिल कर देगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा कि वैल्यूज़ कम है और टेबल में कॉलम जो हैं कॉलम्स के नंबर वो ज़्यादा हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंसर्ट इनटू कमांड। चलिए एक दो कॉलम्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। किस तरह से? इंसर्ट इनटू, इस टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। हमें सारे कॉलम्स फिल करने हैं, सो हम कॉलम वाला क्लॉज छोड़ देंगे। यहाँ वैल्यूज, पहले में क्या डाला हमने? आईडी। आईडी क्या थी? इंट थी, तो इंटीजर डाला। दूसरे में क्या है? वैरकैर। वैरकैर को जब भी हम लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सपोज अगर मुझे अर्पिता फिल करना है तो अर्पिता शुड बी इन दी डबल कोट्स इन दी कमांड। सो वैरकैर जो भी डेटा टाइप है उसमें हमेशा हम क्लॉज डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं जो भी डेटा होता है हमारा। सेकेंड, थर्ड इज फीस, सपोज 5000, एंड फोर्थ इज 12th क्लास। सो क्लास इज ऑल्सो अ वैरकैर, सो हमें उसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये जो भी डेटा है हमारे टेबल में फिल हो जाएगी। So this was all about insert.
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड पे, दैट इज सेलेक्ट। एक्चुअली दिस शुड बी रिटन इन दी कैपिटल, सेलेक्ट। सो अब फिल हो गया डेटा, हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के भी कई से तरीके होते हैं, एक दो और मैं यहाँ पे एंट्रीज फिल कर लेती हूँ ताकि आपको बताने में थोड़ा सा इजी हो मुझे। सो सेलेक्ट का सिंटेक्स क्या होगा? सेलेक्ट सपोज एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे एस्ट्रिक कहने का मतलब ये है, जब हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं या स्टार जो भी कहा जाता है इसको, एस्ट्रिक जब यूज़ करते हैं हम तो सारे रिकॉर्ड्स उठा करके आउटपुट आ जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख दें फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से अगर हम लिख दें तो ये पूरा टेबल उठा के आउटपुट में आ जाएगा। इसमें हम कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वेयर क्लॉज ऐड कर सकते हैं, वेयर कुछ भी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लें तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन अगर हम लिख दें ID इज इक्वल टू 111। सो इसमें क्या करेगा ये कि ID को यहाँ पे ढूंढेगा ये कंडीशन कि ID इक्वल टू 111। हमें जैसे ही मिलेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई, हम क्या करेंगे, इस पूरे रिकॉर्ड को उठा के रिटर्न कर देंगे। दैट मीन्स 111 अर्पिता 5012. This will be the output of this particular query. So this was all about select operations. आगे भी आएगा select operation, हम देखेंगे किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। SQL जो है कुछ ऑपरेटर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, लाइक, इन। देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो अगर हमें किसी भी दो कॉलम्स को ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी कॉलम में किसी चीज़ से, या डिवाइड करना है, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सपोज इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, लास्ट नेम, इसको मैं फर्स्ट नेम कर दे रही हूँ, F नेम, एंड यहाँ पे लाइब्रेरी फ़ी कर दे रही हूँ, इसको टोटल फ़ी कर दे रही हूँ। सपोज यहाँ पे लाइब्रेरी फ़ी 500 है, लास्ट नेम सपोज मजूमदार एंड भद्रा। सो अब हमें ऐड करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेलेक्ट यहाँ पे भी वेयर क्लॉज का हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि ये काम किस तरह से कर रहा है। सो अब यहाँ पे एक ही कॉलम रिटर्न आएगा, उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ये कॉलम रिटर्न आया
इस कॉलम में आएगा क्या, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. सो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा. सो नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कुछ ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको हम चाहते हैं कि किसी और नाम से रिप्लेस कर दें. यहाँ पे हम एज कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं. एज फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट. अब इस पर्टिकुलर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड तो करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉलम का जो नाम है वो रिप्लेस कर देगा एफ नेम से. फॉर एग्जाम्पल एफ नेम, यहाँ अर्पिता मजूमदार एंड अंकिता वड्रा. So this will be the output of this particular query. यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों को ऐड तो कर रहा है, लेकिन कॉलम का जो नाम है वो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एफ नेम से, दैट इज फुल नेम. सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस. इस तरह से हम दूसरी भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें फीस में माइनस करना है लाइब्रेरी फीस को, सो यहाँ इस पर्टिकुलर क्लॉज की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे किसको, टोटल फीस माइनस लाइब्रेरी फी. इसको हम लिख देंगे इस जगह पे. तो टोटल एक कॉलम आएगा जिसका कि नाम टोटल फी माइनस लाइब्रेरी फी होगा, और उसमें इन दोनों को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी. इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि डिवाइड करें, तो टोटल फी डिवाइडेड बाय सपोज 50. अगर 50 से डिवाइड करना है तो इस क्लॉज को पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे लिखना होगा. सो उस हिसाब से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. दिस वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनल. Relational operators, that is less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to. So यहाँ पे क्या है, कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इन ऑपरेशंस का. सपोज अगर हमें यहाँ पे एक दो और मैं एंट्रीज फिल कर लेती हूँ ताकि आपको समझाने में ईजी हो. Sumit 2012. So here अगर हमको चाहिए कि जो हमारा फीस है वो किसी पर्टिकुलर एक लिमिट के नीचे के जितने हैं वो हमें लिस्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. किस तरह से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, सपोज हमें चाहिए कि 5000 के नीचे जो भी हैं वो आ जाए. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल फीस इज लेस देन 5000. यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉलम है जो कि 5000 के नीचे है, दैट इज दिस 444 सुमित 2012 सिंह एंड 500. दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी रिटर्न बाय दिस क्वेरी. इस तरह से हम दूसरी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू अगर हम यूज़ करना चाहें, क्लास इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये थर्ड वाले रो को छोड़ के बाकी सारे रो जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे. इस तरह से बाकी भी ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वेरी में अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट इज
लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है? एंड, और, एंड, नॉट, एंड विच इज़ कॉल्ड एज कंजंक्शन, एंड और। तो बेसिकली इनको दो डिस्टिंक्ट यू कैन से क्वेरीज को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है और हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट चाहिए, तो हम एंड का यूज़ कर लेंगे। सपोज सेलेक्ट asterisk from student where id is equal to 111 and class, यहाँ id नहीं लेते हैं, कुछ और लिखते हैं, टोटल फी is equal to 5000 and class is equal to 10th, सॉरी यहाँ पर 12th लेते हैं, क्योंकि अगर 10th लेंगे तो कोई भी रोल रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10th की जो टोटल फीस है, एक ही रिकॉर्ड है 10th के करस्पॉन्डिंग, उसकी टोटल फीस 7000 है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती ये कंडीशन। एंड के केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस एज वेल एज दिस। सो यहाँ पे क्या है, टोटल फीस 5000 के इक्वल होनी चाहिए और क्लास 12th के। तो दो रिकॉर्ड्स हैं 12th के, पहला एंड आखिरी। तो पहले का जो टोटल फीस है वो 5000 है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो पहला जो रिकॉर्ड है वो रिटर्न हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेरी के। और का यूज़ कैसे करेंगे? सपोज कि हमें 11th और 12th सारे बच्चों के नाम और सारे डिटेल्स चाहिए, सो हम यहाँ पे और क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। और का मतलब ये होता है कि और का सिंपली मतलब ये होगा कि ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वैल्यू रिटर्न कर दें। दैट मीन्स कि जो क्लास होगा वो या तो 11th हो या 12th हो। 11th होगा तब भी रिटर्न करेगा, 12th होगा तब भी रिटर्न करेगा। सो हमें सारे जो बच्चे हैं जिनका कि क्लास 11th है या क्लास 12th है, उनके सारे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट। और नॉट में क्या है, अगर हमें स्पेसिफिकली बताना है कि कोई ये पर्टिकुलर कंडीशन ना सेटिस्फाई हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसी में बता देती हूँ, नॉट क्लास इज इक्वल टू 10th। क्लास इज इक्वल टू 10th इज अ कंडीशन जिसमें कि 10th क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड रिटर्न होगा, लेकिन आगे यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर कंडीशन का नेगेशन हमें चाहिए। दैट मीन्स कि क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनको छोड़ के बाकी जो हैं वो हमें मिल जाए। तो क्लास 10th छूट गया, 11th और 12th के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर, लाइक कहने का मतलब ये है कि जब हमें कुछ ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई कराने होते हैं जो कि किसी इन पर्टिकुलर ऑपरेशन से हम नहीं कर सकते हैं, जिनमें कि ऐड करना या दो क्वेरीज को ऐड करना या इस तरह के ऑपरेशन हमें नहीं परफॉर्म करने हैं। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम चाहें कि जितने भी ए से शुरू होते हैं रिकॉर्ड्स में नाम जिनके वो हमें चाहिए, तो वहाँ पे हम लाइक का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी।
इनमें हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉड, और भी हैं लाइक अंडरस्कोर या फिर दिस। इनका यूज़ हम करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जिस तरह से अंडरस्कोर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर हमें ए नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो हम कुछ इस तरह से क्वेरी लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, पहला जो कैरेक्टर है वो ए ढूंढेगा, उसके बाद का स्ट्रिंग जो भी हो इट डजेंट मैटर्स। मतलब कि हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने की वजह से आगे के जितने भी होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ ए से मतलब होगा। इस तरह से हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आर इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया जाता है, लेट्स सी। इन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है सेलेक्ट ऑपरेशन के साथ। हियर क्या किया हमने, एक हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखी जिसमें कि हम इनका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा कॉलम है क्लास। अब ये क्लास में शो कर रहा है कि इस क्लास के डोमेन में 10th और 12th जो मिले हमें रिकॉर्ड्स, उनको ये एक जगह पे करे और आउटपुट दे दे। यहाँ पे जितने भी क्लास में 10th और 12th के मिलेंगे उन्हें ये रिटर्न कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट इन ऑपरेटर। इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन का यूज़ कैसे करते हैं, बिटवीन वर्ड से ही पता चल रहा है कि दो लिमिट्स होंगी, उनके बीच के किसी रिकॉर्ड्स को हमें निकालना है। सपोज कि हमें निकालना है टोटल फीस जो कि 5000 से 10,000 के बीच में हो। हम क्या क्वेरी लिखेंगे, where total fees is between 5,000 and 10,000। मतलब कि 5,000 और 10,000 के बीच में जितने भी फीस होंगे, जिनके फीस होंगे वो रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं 5 और 10 के बीच में, दिस एंड दिस। फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स विल बी लाई इन दिस डोमेन 5,000 to 10,000। इस तरह से हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेट्स हॉप ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में सेट करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। दिस स्टैंड फॉर ascending and this stands for descending। अब लिखते कैसे हैं यहाँ पे, select asterisk from student order by say class असेंडिंग। अब ये क्या करेगा, क्लास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। मतलब कि 10 ऊपर आ जाएगा, फिर 11th, फिर 12th। तो इस तरह से रिकॉर्ड को ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा।
डिसेंडिंग अगर लिखते तो उल्टा चलता, 12 देन 11 देन 10. नेक्स्ट इज एग्रीगेट. लेट्स सी व्हाट इज एग्रीगेट. सो एग्रीगेट के अंदर कुछ ऑपरेशंस फॉल होते हैं, जैसे कि सम है, एवरेज है, मैक्स, मिन, काउंट. इनका यूज़ हम अलग अलग तरह के टास्क के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स सी, सम का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पे कि हमें किसी चीज़ का सम चाहिए होता है. सपोज़ यहाँ पे हमें टोटल फीस का सम चाहिए कि पूरे सारे स्टूडेंट्स के पास से हमें टोटल कितना फीस मिल रहा है. सो हियर वी कैन यूज़ सम. सिलेक्ट सम. हमें किसका सम चाहिए, टोटल फीस का. टोटल फी फ्रॉम स्टूडेंट. यहाँ वेयर का क्लॉज भी आगे लगा सकते हैं इफ़ यू वांट. लाइक अगर इफ़ यू वांट की क्लास हमें 12th का ही सम मिले तो वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th हम डाल सकते हैं. सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं. अगर हमें मैक्सिमम चाहिए कि हमारे पूरे रिकॉर्ड, पूरे टेबल में मैक्सिमम फीस कौन पे कर रहा है, तो यू कैन पुट हियर मैक्स. मिनिमम हमें निकालना है, मिनिमम डाल सकते हैं. एवरेज निकालना है, एवरेज डाल सकते हैं. काउंट कहने का मतलब ये है, सपोज अगर हम यहाँ पे काउंट लिख दें, सो काउंट ऑफ टोटल फ़ी, तो ये क्या करेगा, टोटल फ़ी के करस्पॉन्डिंग जितने भी रोज़ हैं उनको काउंट करके रिटर्न कर देगा. यहाँ पे आंसर क्या आएगा, काउंट टोटल फ़ी. ये एक कॉलम आएगा जिसमें एक रो होगा, 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 होगा. सो दिस विल बी ऑल अबाउट aggregate functions. Next is group by. ग्रुप बाय का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमें कि कुछ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना होता है टुगेदर. सो इसमें हम लेट्स सी एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से काम करते हैं हम. ग्रुप बाय में सपोज हमें ग्रुप करना है क्लास 12th के बच्चों को. सो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं 12th के करस्पॉन्डिंग. कुछ इस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास. और वी कैन से हियर, हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली डाल सकते हैं. लाइक मैं ऊपर लिख देती हूँ, काउंट एस्ट्रिक कॉमा क्लास. दिस इज़ मोर प्रॉपर वे. तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है. सो काउंट एस्ट्रिक हमारा काउंट करेगा और क्लास का करस्पॉन्डिंग क्लास बताएगा. एंड यहाँ पे ग्रुप बाय क्लास है. सो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, 2 कॉलम्स होंगे यहाँ पे, काउंट एस्ट्रिक, दूसरा क्लास. क्योंकि ग्रुप बाय क्लास है सो जितने भी क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल 10th एक होगा, 11th एक होगा, 12th एक होगा. सो अब काउंट किस हिसाब से होगा, सारे को काउंट नहीं करेगा. ये जो ग्रुप्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जितने रिकॉर्ड्स होंगे उनको ही काउंट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 है तो दिस काउंट एस्ट्रिक विल सी फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स हियर इन द कॉलम क्लास फॉर 10th. सो 10th का उसको एक ही रिजल्ट मिलेगा. सो यहाँ 1 हो जाएगा इसका आंसर. सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 2, क्योंकि यहाँ पे 2 करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं 12th के करस्पॉन्डिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप बाय. हैविंग का एग्जाम्पल मैं आपको ग्रुप बाय में ही आगे बता देती हूँ किस तरह से हैविंग का यूज़ करते हैं हम. यहाँ ग्रुप बाय हटा के मैं हैविंग कर देती हूँ. हैविंग का यूज़ आप ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कर सकते हैं. किस तरह से, सपोज हमने ग्रुप तो कर लिया बट हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही चाहिए जो कि सेटिस्फाई करें इस ग्रुप बाय क्लॉज के साथ. सो यहाँ पे हमने लिख दिया एक हैविंग, सपोज कोई एक कंडीशन डाल दिया, लाइब्रेरी फ़ी इक्वल टू 500. सो अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा
क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी फ़ी हमारा 500 के इक्वल होना चाहिए. सो दिस करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम दिस क्वेरी, क्योंकि सबसे पहला जो कंडीशन है लाइब्रेरी फ़ी जो है वो 500 के इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे 1000 है, तो दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी डिस्कार्डेड. बचा क्या क्या, 10th एंड 12th. सो क्या रिटर्न करेगा ये, पहला एक काउंट एस्ट्रिक होगा, सेकेंड विल बी क्लास, तो यहाँ 10th और 12 बचा. काउंट कितना होगा, सेम उसी तरह से, ये 1 काउंट होगा, ये 2 काउंट होगा. दिस इज ऑल अबाउट हैविंग क्लॉज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट all the operations performed in SQL. So next topic is distinct. Distinct clause का यूज़ हम कब करते हैं, जबकि हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को उठाना है और उनके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट चाहिए. सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 2 बार आया हुआ है, 10 2 बार आया हुआ है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए. सो यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे कि हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितने क्लासेस हैं. सो यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक हमें कॉलम मिलेगा क्लास का, और क्लास में है क्या क्या, 12 10 11 12 एंड 10. सो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा. अगर हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यूज़ जो है वो रिपीट ना हो, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी. यहाँ हम एक और क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट. अब ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है, इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, एक कॉलम होगा क्लास जिसमें कि जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी इस पर्टिकुलर कॉलम की, वो आउटपुट आएगा. फॉर एग्जांपल 10 11 एंड 12. दैट इज 12 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, 10 2 बार रिपीट हुआ है, उसको वो डिस्कार्ड कर देगा, ओनली 10 11th एंड 12th रिटर्न करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिंक्ट. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अपडेट. अब अगर हमें कुछ अपडेशन करना है, कोई रिकॉर्ड यहाँ पे है जो कि इंसर्ट करने के बाद हमें मालूम चला कि दैट इज़ नॉट करेक्ट, सो हम यहाँ पे अपडेट का यूज़ कर सकते हैं. किस तरह से, अपडेट क्लॉज का यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, ना कि टेबल को अपडेट करने के लिए. ये चीज़ याद रखिएगा. रिकॉर्ड्स को अपडेट करना और टेबल को अपडेट करने में क्या डिफरेंस है. टेबल को अपडेट करने का मतलब ये है कि कॉलम का नाम चेंज होना, या कॉलम का डेटा टाइप चेंज होना, या कॉलम का कंस्ट्रेंट चेंज होना, दैट इज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अल्टर टेबल, नॉट इन द अपडेट टेबल. अपडेट टेबल सिर्फ रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है, जो भी हमारे पास डेटा फिल है यहाँ पे टेबल में, उस डेटा को सिर्फ अपडेट करेगा, ना कि टेबल को. सो देखते हैं कैसे यूज़ किया जाता है इसको. अपडेट टेबल नेम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट. अब सपोज हमें 333 को अपडेट करना है, हमें अमित की जगह पे कुछ और सुमित नाम रखना है. सो हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट को हमें अपडेट करना है. सेट में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है हमें. किसकी वैल्यू, सबसे पहले तो कॉलम नेम कौन सा है हमारा, फर्स्ट नेम हमारा कॉलम नेम हो गया. सो इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है हमें,
सुमित, क्योंकि ये डबल कोट्स में है, क्योंकि varchar इसका डेटा टाइप है. सो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सुमित वेयर ID is equal to 333. So this will be the query. इसका आउटपुट क्या आएगा? हमारे यहाँ पे टेबल के अंदर ये पर्टिकुलर जो वो है, यहाँ ID होगा, फर्स्ट नेम होगा, सॉरी मैंने इसका नाम फर्स्ट नेम कर दिया था, या तो हमारा ये ID जो 333 है इसके करस्पॉन्डिंग अमित लिखा हुआ था, अमित की जगह पे अब सुमित हो जाएगा, बाकी सारे रिकॉर्ड्स एज इट इज होंगे. सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी. ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा डिस्प्ले स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे ये सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, ये अपडेट का ऑप्शन है. सो ये डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जो डेटाबेस है, जो हमारा टेबल है, उसमें इस तरह से ये सेव हो जाएगा. अगर हमें चेक करना है कि हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं, तो हम सिंपल सा एक लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एंड देन ये हमें रिटर्न करेगा पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं, और हम चेक कर लेंगे कि हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं. नाउ आल्टर टेबल. आल्टर टेबल में क्या करते हैं? Alter table is used for altering the values of table. टेबल कहने का मतलब ये है कि टेबल के क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स, कॉलम नेम्स हो सकता है, कॉलम का डेटाबेस हो सकता है, सॉरी डेटा टाइप हो सकता है, एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑन पर्टिकुलर कॉलम्स. जैसे कि कंस्ट्रेन आईडी पे क्या कंस्ट्रेंट है कि ये प्राइमरी की है, नेम पे क्या कंस्ट्रेंट है कि ये नॉट नल है. सो हम क्या कर सकते हैं, आल्टर टेबल जो है उसका यूज़ हम किसी भी कॉलम के फीचर्स को चेंज करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट. अब क्या करना है, यहाँ पे हमें आल्टर करना है. आल्टर में क्या क्या आता है, ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप, और आगे जो भी हमें क्लॉज ऐड करना है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कॉलम नेम हमें ऐड करना है, इस तरह से कॉलम नेम ऐड करते जाएंगे. अगर कोई कंडीशन ऐड करनी है, वेयर, यहाँ कंडीशन. दिस विल बी दी होल सिंटैक्स ऑफ आल्टर टेबल क्लॉज. सो अब हम एक क्वेरी लिख के देख लेते हैं फटाफट कि ये काम कैसे करता है. सपोज हमने एक लिखा, आल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, फिर क्या करना है, हमें ऐड करना है. सपोज हमें कोई नया जो फील्ड है उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, सपोज हमें यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है. एड्रेस, इसका डेटा टाइप क्या होगा, varchar, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, varchar. एंड देन क्या करना है, सपोज यहाँ पे 50 कर दिया. एड्रेस के लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो दिस पर्टिकुलर कॉलम विल बी एडेड इन दी टेबल एड्रेस. सो इस तरह से हम नए किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं. अगर हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना है इसको, मान लीजिए ये ऐड हो गया, लेकिन हमें चाहिए कि हमें लग रहा है कि साइज़ इसकी जो है वो 50 कम है, कई कई एड्रेसेस बहुत लंबे होते हैं, हमें 5 इसकी 100 चाहिए साइज़. हमने यहाँ पे मॉडिफाई लिख दिया और यहाँ पे इसको 100 बना दिया. सो दिस विल बी मॉडिफाइड बाय varchar 100. सो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सपोज हमें पता चला कि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी
तो हम ड्रॉप द कॉलम नेम। किस तरह से? अल्टर टेबल स्टूडेंट नाम के टेबल को अल्टर करना है, ड्रॉप करना है इस पर्टिकुलर कॉलम को। सो ये पर्टिकुलर कॉलम यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट अल्टर टेबल। नाउ ड्रॉप टेबल क्या होता है? अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से किसी पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉप करना है, तो लाइक स्टूडेंट अगर हमारा टेबल नेम है, हमें इसको ड्रॉप करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ये क्वेरी फायर करने पे दिस पर्टिकुलर टेबल विल बी ड्रॉप फ्रॉम द डेटाबेस। ये पर्टिकुलर जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। ज्वाइन का यूज हम क्यों करते हैं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। इतने सारे क्लासेस हैं, उसमें एक और ऐड हो गया ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है? ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है, किसी दो चीज़ों को ज्वाइन करना, किसी दो डिस्टिंक्ट चीज़ों को। सो यहाँ पर भी ज्वाइन यही काम करता है एग्जैक्टली। सो किस तरह से करता है? लेट्स सी। सपोज हमारे पास दो टेबल है। सपोज हमारे पास दो टेबल है। पहला टेबल है प्रोडक्ट नाम का, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और कुछ और है, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट यू कैन से। और एक हमारे पास कस्टमर नाम का टेबल है, जिसमें कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी सॉरी। सो अब इन दोनों टेबल्स में आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक कॉलम जो है वो कॉमन है, तो हम इसकी एंट्रीज भी कुछ इसी तरह से डालते हैं। सपोज 111 222 333। आप सोचेंगे कि ये मेरा लकी नंबर है 111 222 333, क्योंकि मैंने हर जगह पे इसी तरह के नंबर्स यूज़ किए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ रैंडम थिंग। सो प्रोडक्ट नेम सपोज यहाँ पे ABC लिख दिया, XYZ लिख दिया, MNO लिख दिया, डेट एक्सपायरी डेट सपोज 7 2016, 10 2017, 5 2018, कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट कस्टमर आईडी मैंने लिख दिया 1 2 3 3 4 5 5 6 7, रैंडमली कुछ भी। अब प्रोडक्ट आईडी में मैंने क्या कर दिया, यहाँ 1 1 1 कर दिया, यहाँ 4 4 4 कर दिया, यहाँ 2 2 2 कर दिया। सो अब अगर हमें चाहिए कि इन दोनों जो वो है टेबल्स हैं, इनको ज्वाइन करना है, और इस तरह से ज्वाइन करना है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट आईडी है, इसमें और इसमें दोनों में इक्वल हो वैल्यू उसकी। सो हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ करेंगे। उसको हम इक्वी ज्वाइन कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सिंबल का यूज़ होता है, दैट इज इक्वल टू। और जो नॉन इक्वी ज्वाइन होता है, उसमें इक्वल टू के अलावा जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लेस दैन सॉरी ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के सारे ऑपरेशंस होते हैं। दिस इज इक्वी, दिस इज नॉन इक्वी। सो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम चलिए क्वेरी लिखते हैं किस तरह से। सेलेक्ट asterisk from product comma customer। सो प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, सारी वैल्यूज, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगानी यहाँ पे, वेयर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी
is equal to customer dot product ID। ये डॉट का यूज़ हम कर रहे हैं स्पेसिफाई करने के लिए जो भी हम कॉलम की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली इस टेबल का है। प्रोडक्ट आईडी दोनों में सेम नाम है तो इसलिए हम डॉट का यूज़ कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट आईडी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट टेबल से बिलोंग कर रही है और ये प्रोडक्ट आईडी पर्टिकुलरली कस्टमर टेबल से बिलोंग कर रही है। सो यहाँ पे इस क्लॉज का मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट और कस्टमर को ऐड कर देगा ये और सेलेक्ट करेगा सारे एंट्रीज को, और यहाँ पे क्या होगा, उन एंट्रीज को सेलेक्ट करेगा। कंडीशन क्या है, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो है प्रोडक्ट टेबल में और प्रोडक्ट आईडी जो है कस्टमर टेबल में वो दोनों इक्वल हो। सो इसमें इक्वल कौन कौन से हैं, ये है और ये है, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड। सो इसका आउटपुट किस तरह का होगा, इसका आउटपुट कुछ कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ बना देती हूँ। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, प्रोडक्ट आईडी, नेम, एक्सपायरी डेट, देन क्या होगा कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। सो ये पूरा टेबल बनेगा। दिस इज जॉइन। फिर क्या होगा, इसमें सेलेक्ट कौन कौन सा, 1 1 1 और 2 2 2 वाले। सो यहाँ आएगा 1 1 1 2 2 2। यहाँ पे नेम जो भी है इनके करस्पॉन्डिंग ABCXYZ, दिस इज 7 16, दिस इज 10 17। कस्टमर आईडी क्या है 1 2 3 और 5 6 7 1 1 1 2 2 2। तो दिस विल बी दी रिजल्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी। अब अगर हम नॉन इक्वी जॉइन के लिए कोई लिखे, सो सपोज यहाँ select asterisk from product comma customer where, जहाँ पे कि नॉट इक्वल टू हो। नॉट इक्वल टू कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आईडी मैच ना करे हमारे प्रोडक्ट टेबल में और कस्टमर टेबल में। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर प्रोडक्ट डॉट prod id is not equal to customer dot product id। सो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा 3 3 3 एंड 4 4 4। सो यहाँ दो कॉलम बनेंगे 3 3 3 के लिए और 4 4 4 के लिए, क्योंकि ये दोनों जो रोज हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं ये मैच नहीं करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट जॉइन एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर structured query language, that is SQL. Hope you understand whatever I told you today here, and that's all. Next, wait for my next video. Till then, stay safe, stay healthy.